हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीएमटी स्टील बार प्रोसेस के बारे में। टीएमटी स्टील बार आज के टाइम पे इंटरनेशनल सर्टिफाइड स्टील बार है जो पूरा दुनिया भर में यूज हो रहा है। आज के इस वीडियो में जानेंगे टीएमटी स्टील बार बाकी स्टील बार से क्यों अलग है, वो कौन सा प्रोसेस है जो टीएमटी स्टील बार को सबसे अलग कर देता है। उससे पहले जानना ज़रूरी है स्टील क्या होता है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज स्टील? स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। हम लोग जब आयरन और हेमाटाइट लाते हैं उसी में कार्बन मिला रहता है, मगर उसमें कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें 4% तक रहता है। इसीलिए स्टील बनाने के लिए ये कार्बन परसेंटेज 2% से नीचे होना ज़रूरी है। तो इस आयरन और हेमाटाइट में हम लोग उसको पूरा पिघलाते हैं, मोल्टन स्टेट में लाते हैं और उसमें ऑक्सीजन ब्लो करते हैं, जैसे ये कार्बन परसेंटेज 4% से आके 2% से नीचे आ जाए। अब कौन सा ग्रेड का स्टील चाहिए उसी के हिसाब से हम लोग कार्बन परसेंटेज डिसाइड करते हैं। इसके अलावा आयरन ओर में मैंगनीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र ये सब भी पाया जाता है। जैसे हम लोग मैंगनीज ब्लो करते हैं सल्फ़र हटाने के लिए। ये हो गया स्टील मेकिंग। अब जानते हैं टीएमटी स्टील बार क्या होता है। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील। इसका जो प्रोसेस भी है यही है प्रोसेस, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। इसी के प्रोसेस के अनुसार ही इसका नाम पड़ा है टीएमटी, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड। आज इस वीडियो में इसी प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस प्रोसेस में कार्बन का बहुत बड़ा रोल है, इसको हम लोग आगे जाके देखेंगे, जो बाकी स्टील बार से टीएमटी को अलग करता है। ये टीएमटी में बहुत ही अलग क्यों है? क्योंकि इसका हाई स्ट्रेंथ है, वेल्डेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, बेंडेबिलिटी है, सारे प्रॉपर्टीज़ एक ही बार में लाया गया है जो बाकी बार से अलग कर देता है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ एक साथ कैसे आया, ये चलिए हम लोग आगे के वीडियो में देखते हैं। ये जो थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड प्रोसेस है, जो टीएमटी का प्रोसेस है, वो 3 स्टेप होता है: क्वेंचिंग, सेल्फ टेम्परिंग, एटमॉस्फेरिक कूलिंग। इससे पहले थोड़ा मैं आयरन और कार्बन के बारे में समझाता हूँ। जैसे पानी में हम लोग शक्कर डालते हैं, उसमें पूरी तरह से घुल जाता है, वैसे आयरन में भी कार्बन पूरी तरह से घुला हुआ रहता है, जिसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। इस कार्बन का ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रेन स्ट्रक्चर वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। जो रोलिंग मिल में काम किए वो जानते हैं, फर्नेस में लगभग 1200 डिग्री रहता है और कूलिंग बेड आते आते 200 डिग्री में चेंज हो जाता है। ये कॉन्टीन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब धीरे धीरे फर्नेस से कूलिंग बेड तक ठंडा ही होगा। तो ये जो कूलिंग का प्रोसेस में ही टीएमटी बनता है। तो इसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, ये जब 1200 डिग्री में जब कार्बन का ग्रेन स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट रहता है, ये ऑस्टेनाइट पूरी तरह से स्टेबल है। जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, ये ऑस्टेनाइट को जब हम लोग बहुत जल्दी ठंडा कर लेते हैं तब ये मार्टेनसाइट ग्रेन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। मार्टेनसाइट क्या होता है? बहुत ही हार्ड रहता है और मगर ये ब्रिटल रहता है, मगर जल्दी टूट जाता है। हमको तो स्ट्रेंथ मिल गया मगर ये टूट जाएगा। तो ये ब्रिटलनेस घटाने के लिए हम लोग सेल्फ टेम्परिंग करते हैं। सेल्फ टेम्परिंग का मतलब क्या है? धीरे धीरे फिर से गर्म करना है और उसको फिर से ठंडा करना है। तो इसमें क्या होता है? ब्रिटलनेस घट जाता है मगर स्ट्रेंथ रह जाता है, और बाकी का जो आउटर पोर्शन है वो रहता है मार्टेनसाइट, मगर अंदर में अभी भी ऑस्टेनाइट भरा हुआ है। अभी भी जो पानी हम लोग जल्दी से गिराते हैं वो ऊपर का हिस्सा सिर्फ करता है ठंडा, तो ऊपर का हिस्सा ही मार्टेनसाइट बनता है, अंदर में अभी भी ऑस्टेनाइट है। ये ऑस्टेनाइट जब कूलिंग बेड में गिर जाता है फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ये क्या होता है? परलाइट और फेराइट में चेंज हो जाता है। और ये जो परलाइट और फेराइट है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, जिसमें हम लोग बेंड कर सकते हैं आराम से। तो ये जो टीएमटी लगभग बनता है उसमें स्ट्रेंथ भी मिल जाता है, डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी क्या है? हम लोग अगर इसको खींचेंगे तो इलोंगेशन भी हम लोग को मिलेगा और बेंड भी कर सकते हैं। तो इसमें सारे प्रॉपर्टी आ जाता है। तो एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो पहला जो स्टेप है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग प्रोसेस में जब हम लोग का हॉट रोल्ड बार जब फिनिशिंग मिल से बाहर आता है तब एक वाटर स्प्रे सिस्टम में घुसता है, जिसको हम लोग क्वेंचिंग बॉक्स बोलते हैं,
या टीएमटी बॉक्स बोलते हैं या वाटर बॉक्स बोलते हैं। ये जो स्प्रे सिस्टम है, ये आउटर जो कोर है, मतलब टीएमटी बार का जो आउटर जो पोर्शन है, लगभग 30 से 50%, वो ग्रेड के अनुसार डिपेंड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं, 30% से 50% तक ये रिम रहता है। जो आउटर पोर्शन है, इसको जल्दी से ठंडा कर देता है। इसको जल्दी से ठंडा करने से क्या है, जो ऊपर का भाग का ऑस्टेनाइट है वो मार्टेनसाइट में चेंज हो जाता है। ये जो बहुत ही स्ट्रेंथ मिल जाता है, ये बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ठंडा जब इतना जल्दी करते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ रहता है और ब्रिटल रहता है। मगर अंदर का जो कोर है बाकी का 70% से 50% तक, ये जो कोर है अभी भी ऑस्टेनाइट में ही रहता है। तो इस पहले प्रोसेस में हम लोग टीएमटी बार में स्ट्रेंथ ले आए हैं। अब जाते हैं सेकंड प्रोसेस, सेल्फ टेम्परिंग। सेल्फ टेम्परिंग में क्या होता है, जब क्वेंचिंग बॉक्स से मटेरियल बाहर जाता है, अंदर जब आने का टेम्परेचर था 850, ठंडा होने के बाद लगभग 450 रहता है। जब 450 डिग्री में जब फिर से बाहर आता है, अभी भी कोर जो है, जो ऑस्टेनाइट बोल रहे थे, वो अभी भी बहुत ही गर्म है। वो अपने ही आप क्या करता है, वो गर्म धीरे धीरे ऊपर के हिस्सा में फैलने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, जो मार्टेनसाइट है, वो जो ब्रिटलनेस है, वो बहुत ही हार्ड हो गया था, अब फिर से वो गर्म हो जाता है। ठंडा हो गया था बहुत जल्दी, उसका टेम्परेचर बहुत ही गिर चुका था, इसीलिए वो ब्रिटल हो गया था। वो फिर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो गया। जो गर्म होने से कारण फिर जाके कूलिंग बेड में गिरा ना, वो फिर धीरे धीरे ठंडा होगा कूलिंग बेड में। ये जो मार्टेनसाइट का रिंग को फिर से हम लोग गर्म किए, फिर से अपने आप ठंडा हुआ, इसमें उसका ब्रिटलनेस बहुत ही घट जाता है। तो सेकंड स्टेप जो सेल्फ टेम्परिंग है, ये अब हो गया आउटर जो रिम है मार्टेनसाइट से चेंज हो गया टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, और कोर अभी भी ऑस्टेनाइट है, इसमें कोर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो सेकंड स्टेज में हम लोग सिर्फ ऊपर का हिस्सा को मार्टेनसाइट से टेम्पर्ड मार्टेनसाइट में लाए हैं, मतलब अभी उसका स्ट्रेंथ भी है और ब्रिटलनेस भी चला गया है। अब जाते हैं थर्ड प्रोसेस में, एटमॉस्फेरिक कूलिंग। ये जो प्रोसेस है कूलिंग बेड में ही होता है। कूलिंग बेड में धीरे धीरे जब लेते हैं तो एटमॉस्फेयर जो नॉर्मल एयर है उसी से ही वो ठंडा होता है धीरे धीरे। तो उसमें क्या होता है, जब ये कोर ऑस्टेनाइट है, जब गर्म कोर ऑस्टेनाइट है, ये धीरे धीरे ठंडा हो के 200-250 डिग्री तक जब पहुंच जाएगा, इसका भी ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है फेराइट और परलाइट में। ये जब फेराइट और परलाइट है बहुत ही नरम है, जिसके कारण डक्टिलिटी और बेंडेबिलिटी का प्रॉपर्टीज़ आ जाता है। तो लास्ट में जो ये फाइनल स्ट्रक्चर जो हम लोग को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर रहता है जिसका टेम्पर्ड मार्टेनसाइट रहता है, और एक अंदर में सॉफ्ट कोर रहता है जिसमें फेराइट और परलाइट रहता है, कार्बन का ग्रेन स्ट्रक्चर। और ये जो ट्रांजिशन जो बीच में एक हल्का सा आपको वाइट कलर का दिखेगा, इसको बेनाइट रिंग बोलते हैं। अब मार्टेनसाइट और ये फेराइट और परलाइट के बीच में एक ट्रांजिशन जोन बनता है, एक बेनाइट का रिंग बनता है, जो दोनों का मिक्स रहता है। ठीक है। सो ये 3 आसान सा स्टेप कोई थर्मोमैकेनिकली ट्रीटमेंट का प्रोसेस बताया जाता है, जिसमें टीएमटी सब बाकी बार से अलग बना देता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे सब रोलिंग मिल के बंदे के पास ये नॉलेज रहे क्यों टीएमटी बाकी बार से अलग हो। थैंक यू वेरी मच।